गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। कल जैसे कि आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। योग्यताएं आपने पढ़ी थी सबसे पहले कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक हो, दिवालिया कोड़िया पागल ना हो, वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की वो अन्य योग्यताएं रखता हो। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा था, जिसके तहत निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। फिर आपने पढ़ा था निर्धारित कोटा। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को एक मतों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसका सूत्र है कुल वैध मत बटे चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्लस 1 और फिर जो भागफल आए उसमें प्लस 1। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को आधे से 1 मत ज़्यादा प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर आपने देखा था विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। विधानसभा सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या बड़े राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या भाग 1000। उदाहरण के माध्यम से मैंने राजस्थान विधानसभा के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। एक विधायक का मत मूल्य याद करने का सूत्र। अब इसी प्रकार अब आगे है संसद सदस्य का मत मूल्य। एक संसद सदस्य का मत मूल्य कितने वोटों के बराबर होता है, इसको याद करने के लिए सूत्र है सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के मतों का योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। कल का उदाहरण आप वापस देखिए। आप जैसे हमने राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य याद किया था, तो 200 सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के, तो 200 विधायकों का मत मूल्य कितना हो गया? 60,000। इसी तरह आप इसमें यूपी का ज्ञात कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इसी तरह एमपी और अन्य राज्यों का आप इसमें जोड़ देंगे और फिर उसमें भाग दे देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों का। संसद के निर्वाचित सदस्य 776, 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा, 776। तो 776 का हम इसमें भाग दे देंगे। जो भागफल आएगा वो एक संसद सदस्य का मत मूल्य होगा। ठीक। इसके बाद में निर्वाचन विधि। बच्चों ध्यान से सुनना, नाम आपको याद रहना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा किया जाता है। यहाँ 2 शब्द खास हैं, संक्रमण और अनुपात। तो अनुपात वाली चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए एक निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है, वो है आधे से कम 1 ज़्यादा। संक्रमण अभी आप क्या जाएगा। संक्रमण का मतलब हस्तांतरण, मतों का हस्तांतरण। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। किस तरह करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं।
मतदाता कौन है? संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मान लीजिए आप विधानसभा के सदस्य हैं, राजस्थान विधानसभा के हो, तो आप कैसे वोट करेंगे? आपको जितने उम्मीदवार हैं उतनी वरीयता लिखनी होगी, चॉइस जिसे कहते हैं, पसंद आपको देनी होगी। जैसे मान लीजिए आप सी को प्रथम वरीयता देते हैं, डी को दूसरी वरीयता, ए को तीसरी वरीयता और बी को चौथी वरीयता। तो आपकी जो पहली वरीयता है, पहली जो आपकी पसंद है, वो आपका वोट माना जाएगा, ये आपका वोट माना जाएगा। इसी तरह सभी संसद और विधानसभा सदस्य मतदान कर देंगे। उनके मतों की वैल्यू के हिसाब से हम ये देख लेंगे कि किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हुआ या नहीं। अगर किसी एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के में आधे से अगर एक ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो तो फिर मतों का संक्रमण किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है अन्य प्रत्याशियों में। किस तरह? जैसे मान लीजिए ये उम्मीदवार है डी, इसको सबसे कम मत प्राप्त हुए, तो ऐसी स्थिति में इसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे कम वोट प्राप्त किए, इसके मतों का संक्रमण अन्य प्रत्याशियों में कर दिया जाएगा वरीयता के हिसाब से। हो सकता है अब किसी को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाए। इस प्रक्रिया को तब तक अपनाया जाएगा जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त ना हो जाए। उदाहरण के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की थी, अब आपको लैंग्वेज के रूप में किस तरह आपको लिखना है, एक बार आप पुनः आप ध्यान से सुन लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य उतनी ही पसंद अंकित करते हैं जितने के उम्मीदवार होते हैं। उसकी पहली पसंद, पहली वरीयता उसका वोट माना जाता है। वोटिंग के बाद अगर किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो चुनाव जीत जाता है, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों का संक्रमण अन्य प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक अपनाया जाता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त न हो जाए। ये पूरी आपकी निर्वाचन प्रक्रिया थी, जिसके अंतर्गत आपने निर्वाचक मंडल, निर्धारित कोटा, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, संसद सदस्य का मत मूल्य और विधि, निर्वाचन विधि के बारे में आपने पढ़ा। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। इस अवधि में राष्ट्रपति के नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। फिर है पद मुक्ति आपकी। राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार पदमुक्त किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व सिवाय महाभियोग के नहीं हटाया जा सकता। या तो वो स्वयं त्याग पत्र दे दे, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है, अन्यथा उसे बीच में नहीं हटाया जा सकता है सिवाय महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन 2-3 बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में। एक तो ये
कि महाभियोग प्रस्ताव जिस सदन में लाया जा रहा है 1/4 सदस्य ही महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। दूसरी बात, इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है। तीसरी बात, इसके बाद यदि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दें तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते राष्ट्रपति को उसके पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप उच्च वेतन भत्ते देय होते हैं। पूर्व में राष्ट्रपति को प्रति माह 1,50,000 रुपये प्रति माह देय होते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें बदलाव हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये प्रति माह वेतन देय होता है। इसके अलावा उससे अन्य प्रकार के भत्ते जैसे यात्रा, आवास, चिकित्सा आदि के भत्ते देय होते हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में खास बात यह है कि राष्ट्रपति को वेतन भत्ते सीधे भारत की संचित निधि से देय होते हैं, जिसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अंत में है आपके शपथ। राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति को यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। धन्यवाद।